नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? ईद पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमने कल इसके प्रीवियस वीडियो में जो घटना चक्र की हमारी सीरीज़ चल रही है पुनरावलोकन की, जिसमें सब्जेक्ट पॉलिटी में हमने संविधान के जो मुख्य अनुच्छेद हैं, उसका पार्ट 2 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 और जो मुख्य जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अनुच्छेद पूछे जाते हैं, उनको समझेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। कल जो है हमने पढ़ा था संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने के राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, वो हमने पढ़ा था अनुच्छेद 123 में। अब इसके क्रम में आगे पढ़ेंगे। अनुच्छेद 24, देखिए माफी चाहूंगा, अनुच्छेद 124, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। देखिए, अनुच्छेद 124 क्या कहता है? अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात की गई है। तो अगर प्रश्न ये बनता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कौन से आर्टिकल में है, कौन से अनुच्छेद में है, तो वो है 124 में। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा जा चुका है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 129, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। देखिए, यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं? अभिलेख न्यायालय। देखिए, अभिलेख न्यायालय का मतलब ये है कि जो है उच्चतम न्यायालय सर्वोपरि है, या उच्चतम न्यायालय भी और उच्च न्यायालय भी, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी, दोनों ही अभिलेख न्यायालय हैं। और अभिलेख न्यायालय का मतलब ये है कि अगर उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया है तो आप उस उच्चतम न्यायालय के निर्णय को या डिसीजन को चुनौती नहीं दे सकते। अगर उच्चतम न्यायालय के निर्णय को की अवमानना की गई, ठीक है, या डिसोबे किया गया, तो उसके लिए उच्चतम न्यायालय के पास अधिकार है कि वो दंड दे सकता है। वो फिनेंशियल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है, ठीक है, या कारावास भी हो सकता है और फिनेंशियल भी हो सकता है। तो अभिलेख न्यायालय का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप उच्चतम न्यायालय के निर्णय को की अवमानना नहीं कर सकते या चुनौती नहीं दे सकते। तो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना कौन से अनुच्छेद में? 129 में। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 137, उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति। देखिए, यहाँ पे विशेष ध्यान रखेंगे, उच्चतम न्यायालय की बात की जा रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की बात नहीं की जा रही है। तो उच्चतम न्यायालय के पुनरावलोकन की शक्ति, रिव्यू की शक्ति। तो समझेंगे कि पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है। देखिए, मान लीजिए उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया है, तो उच्चतम न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वो उस निर्णय का दोबारा से अवलोकन कर सकता है। अगर उच्चतम न्यायालय को ये लगता है कि किसी एक पक्ष के साथ न्याय नहीं हुआ है या जो न्याय दिया गया है वो सही नहीं है, तो वो दोबारा से उसको जो है चेक कर सकता है, देख सकता है, ठीक है, उस पर निर्णय ले सकता है। तो ये अधिकार होता है किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास, यानी उच्चतम न्यायालय के पास। और ये किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? 137 में, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय के पुनरावलोकन की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? 137 में, ठीक है, इसमें है 137 में, ठीक। अब ये जो पुनरावलोकन की रिव्यू की शक्ति है, ये हमने किस देश से ली है? किस देश से ली? अमेरिका से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो रिव्यू की शक्ति है उच्चतम न्यायालय की, ये हमने अमेरिका से ली है। और प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 137 में, ठीक। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। देखिए, यहाँ पे जो बात की जा रही है, राष्ट्रपति की शक्ति की बात की जा रही है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधेयक या किसी भी निर्णय पर जो है परामर्श ले सकता है। कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की शक्ति की बात की जा रही है। राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी डिसीजन पर परामर्श ले सकता है, ठीक है। और एक किसमें है? अनुच्छेद 143 में। तो राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? 143 में, ठीक है। 143, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट है अनुच्छेद 148, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, जिसे हम कहते हैं CAG कैग,
यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो प्रावधान है कैग का, तो इसका प्रावधान किस में है? 148 में। तो अगर पूछा जाए कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में। और बहुत बार पूछा जा चुका है। जितना भी सरकार का लेखा जोखा है यही रखता है, कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, इसके नीचे कुछ समितियां हैं, वो भी जो है जो लेखा जोखा देखती हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति, देखिए राज्यपाल की नियुक्ति किसमें है? 155 में। तो अगर पूछा जाए राज्यपाल की नियुक्ति किसमें है? 155 में। यानी राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा जो कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो ये किसमें है? अनुच्छेद 155 में। आगे देखते हैं। क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण के राज्यपाल की शक्ति। देखिए यहाँ पे देखिए, ये कह रहे हैं राज्यपाल की शक्ति, यानी कि राज्यपाल, मान लीजिए कि हाई कोर्ट ने जो है राज्य में किसी भी जो है क्रिमिनल को या किसी भी को दंड दिया है, चाहे वो कुछ फाइनेंशियल हो या आप बोल लीजिए जेल वगैरह, कारावास वगैरह दिया है, तो राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि वो उसकी जो है इस दंड को क्षमा कर सकता है। क्षमा किस तरीके से? देखिए, निलंबन कर सकता है यानी कि खत्म कर सकता है, परिहार यानी कि कम कर सकता है। मान लीजिए अगर 4 साल का कारावास है तो उसे 2 साल का कर सकता है। ये राज्यपाल की शक्ति है। और ये कौन से अनुच्छेद में? 161 में। ध्यान रखेंगे, कौन से में? 161 में। यहाँ पे एक बहुत जो है महत्वपूर्ण बात है याद रखने के लिए, एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है कि मान लीजिए अगर जो है फांसी की सजा हो, तो फांसी की सजा को सिर्फ कौन जो है क्षमा कर सकता है? वो राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। तो ये राज्यपाल की शक्ति कौन सा अनुच्छेद में? 161 में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, तो राज्य की जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति का विस्तार कौन से अनुच्छेद में? 162 में। ठीक है, आगे देखते हैं। 164(1) राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, राज्य के लिए एक मुख्यमंत्री होता है, नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया जाता है केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा, उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर, यानी मुख्यमंत्री जो है एडवाइस करेंगे और की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। तो मुख्यमंत्री के नीचे जो कैबिनेट होगी, तो उसमें जो मंत्री होंगे उसकी नियुक्ति करेंगे कौन? राज्यपाल। परंतु किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है, ये उसी प्रकार है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो ये उसी प्रकार से जैसे सेंटर पे चलता है वैसे स्टेट में चलता है। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद में? 164(1) में। ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। राज्य का महाधिवक्ता, देखिए इसे समझेंगे। महाधिवक्ता, देखिए आपने एक वर्ड सुना था महान्यायवादी। महान्यायवादी, ठीक, इसमें है आर्टिकल 76 में, 76 में। ठीक है, जिस प्रकार केंद्र में एक महान्यायवादी होता है, यानी कि जो कानूनी अधिकारी होता है, यानी वकील होता है जो सरकार का कानूनी अधिकारी होता है, केंद्र की बात की जा रही है, केंद्र में, तो वो केंद्र में कौन होता है? महान्यायवादी होता है। कौन से अनुच्छेद में? 46 में। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी को इंग्लिश में। और उसी प्रकार राज्य में भी एक कानूनी अधिकारी होता है, यानी कि राज्य का वकील। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? महाधिवक्ता, यानी से बोलते हैं एडवोकेट जनरल। जिस प्रकार महान्यायवादी केंद्र में होता है उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता होता है। ठीक है, और ये कौन से अनुच्छेद में? 165 में। ठीक, तो दोनों को एक साथ याद रखेंगे। महान्यायवादी केंद्र में होता है अनुच्छेद 76 में, और महाधिवक्ता राज्य में होता है अनुच्छेद 165 में। काम दोनों का एक ही है। ये भी क्या है? कानूनी अधिकारी होता है, वरिष्ठ कानूनी अधिकारी, लेकिन राज्य में होता है महाधिवक्ता, और केंद्र में जो वरिष्ठ कानूनी अधिकारी होता है वो महान्यायवादी होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों ही पूछे जाते हैं एग्जाम में।
आगे चलते हैं। राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। देखिए, हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं होती है, ठीक है। विधान परिषद का क्या किया जाता है? सृजन किया जाता है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा राज्य में विधानमंडल होता है। विधानमंडल भी तीन चीजों से मिलकर बनता है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा तो हर राज्य में होगी, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती है। और विधान परिषद का क्या किया जाता है? सृजन किया जाता है, यानी गठन किया जाता है। तो विधान परिषद का जो सृजन है वो किसमें है? अनुच्छेद 169 में। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपसे पूछा जाए कि विधान परिषद का गठन या सृजन कौन से अनुच्छेद में है, तो वह अनुच्छेद 169। माफी चाहूंगा, आगे देखते हैं। राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने, विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। इसको समझेंगे। देखो, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल में, ठीक है, के समय, राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसका? राज्यपाल का। इसको पहले समझने से पहले मैं आपको केंद्र में ले चलते हैं। केंद्र में क्या है? केंद्र में जिस प्रकार राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति के पास एक अधिकार है कि वो जो है, जो संसद है, संसद के सत्र को बुला सकता है, यानी कि शुरू कर सकता है। संसद के सत्र का सत्रावसान कर सकता है, यानी कि उसको खत्म कर सकता है। और जो है, जो सदन है संसद में, चाहे लोकसभा है, राज्यसभा तो कभी विघटित नहीं होती है, लेकिन लोकसभा को भी विघटित करने का जो अधिकार होता है वो इसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल के पास यह अधिकार होता है कि विधानमंडल के सत्र को शुरू कर सकता है, उसका सत्रावसान कर सकता है और विधानसभा को विघटित कर सकता है। ये अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। और ये कौन से अनुच्छेद में है? 174 में, ठीक है। और केंद्र में जो है ये अधिकार कौन से अनुच्छेद में? 85 में। और किसके पास? राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास होता है। और राज्य में किसके पास होता है? राज्यपाल के पास। और वो किस अनुच्छेद में? 174 में। ये दोनों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केंद्र में होता है 85 और 174 यानी 174 राज्य में, ठीक। आगे देखते हैं। राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देने या अनुमति रोक लेना, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। देखिए, अब राज्यपाल के पास एक अधिकार और होता है कि अगर मान लीजिए कोई विधेयक पारित किया जा रहा है राज्य में, तो उसके पास अधिकार ये है कि वो राष्ट्रपति के विचार के लिए नहीं, राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए या अनुमति देने के लिए, अनुमति रोक करने के लिए उस विधेयक को अपने पास आरक्षित रख सकता है। यानी कि मान लीजिए अगर कोई विधेयक पारित करना है राज्य में, तो राज्यपाल के पास ये शक्ति है, ये अधिकार है कि वो उसको अभी रोक सकता है जब तक कि राष्ट्रपति उसे विचार ना करे, उसमें अनुमति ना दे या उसको रोक ना दे, ठीक है। तो ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 200 में। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई विधेयक पारित हो रहा है, तो उसमें राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको जो है आरक्षित कर दिया जाता है। ये कौन सा अनुच्छेद में? 201 में। आगे देखेंगे। विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। फिर से वही देखिए, इसको समझेंगे। यहाँ पे राज्यपाल की बात की जा रही है। पहले हम केंद्र में चलते हैं, ये तो राज्य में हो गए, केंद्र में चलते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति के पास एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। कब? जब सदन नहीं चल रहा हो, संसद नहीं चल रही है, मतलब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है, यानी कि विश्रांति काल में है, तो किसके पास? राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है अध्यादेश जारी करने की, यानी कि कोई भी विधेयक जो है पारित करने की। ये किस में है? 123 में, हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। यानी राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में। उसी प्रकार ये व्यवस्था राज्य में भी की गई है, लेकिन राज्य में किसके पास अधिकार है अध्यादेश जारी करने की शक्ति? राज्यपाल के पास, ठीक है, क्योंकि राज्य का हेड कौन है? राज्यपाल है। तो राज्यपाल पे भी इसी प्रकार अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जब विधानमंडल किसमें हो? विश्रांति काल में हो, यानी कि विधानमंडल का कोई सत्र नहीं चल रहा हो। और ये किस अनुच्छेद में? 213 में, ठीक है। प्रश्न अगर इस प्रकार आता है कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? 213 में। और राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में?
23 में। तो याद करना बहुत आसान है, देखो 123 213 इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। देखिए राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, यहाँ पे बात की जा रही है हाई कोर्ट की। ठीक, जिस प्रकार केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होता है यानी उच्चतम न्यायालय होता है, उसी प्रकार राज्य में भी उच्च न्यायालय होता है यानी हाई कोर्ट होता है। ये किस अनुच्छेद में है? 214 में। ठीक, यहीं पे इस चीज को याद कर लेते हैं। अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, कि भाई केंद्र में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, तो ये किस में है? 124 में। ध्यान रखेंगे। ठीक, अगर प्रश्न इस प्रकार बने कि उच्चतम न्यायालय के गठन की शक्ति यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस में है? 124 में है। और अगर बात की जाए उच्च न्यायालय यानी कि राज्य में उच्च न्यायालय की गठन की शक्ति किस में है? 214 में। तो आप इस प्रकार याद कर सकते हैं, जैसे 124 214। ठीक है, जैसे ये संसद था 123 213, इस प्रकार 124 214। आगे देखेंगे 215 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। देखिए फिर आ गया उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। यहाँ पे फिर बात की जा रही है अभिलेख न्यायालय की। फिर से हम केंद्र में चलते हैं। जैसे केंद्र में सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? अभिलेख न्यायालय होता है। और अभिलेख न्यायालय का मतलब है अगर सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने यानी उच्चतम न्यायालय ने या उच्च न्यायालय ने अगर कोई निर्णय दे दिया है तो उसके निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को या हाई कोर्ट के निर्णय को की अवमानना नहीं की जा सकती। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट के पास भी अधिकार है और हाई कोर्ट के पास भी अधिकार है कि वो दंड दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय होने किसमें है, तो वो है 129 में, 129 में। ठीक है, और अगर हम बात करें उच्च न्यायालय की यानी कि हाई कोर्ट की जो राज्य में है, तो किस में है? 215 में। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय की बात की जाए तो 129 में, और हाई कोर्ट की बात की जाए तो 215 में। आगे देखेंगे उच्च न्यायालयों का गठन। देखिए उच्च न्यायालयों का गठन किसमें है? 216 में। ठीक, आगे देखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें 217 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा यानी शपथ किसमें है? 219 में। आगे देखेंगे उच्च न्यायालय की रिटें। ठीक है, देखिए उच्च न्यायालय के पास या उच्चतम न्यायालय के पास कुछ रिटें यानी कुछ शक्तियां होती हैं। अब ये रिट्स क्या होती हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी व्याख्यात्मक के साथ जो नेक्स्ट क्लास आएगी। फिलहाल यहाँ पे याद रखेंगे कि कुछ जो रिटें हैं यानी कुछ शक्तियां हैं, रिटें जारी करने की शक्ति जो है उच्च न्यायालय किसमें है? 226 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? 226 में। आगे देखते हैं दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। देखिए हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि दो या उससे अधिक, ठीक है, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर एक राज्य के लिए अपना एक उच्च न्यायालय होगा। व्यवस्था ये की गई है कि 2 या 3 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है, की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 213 में। ठीक, जैसे अभी प्रेजेंट में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 उच्च न्यायालय हैं प्लस एक इसका दिल्ली का यूनियन टेरिटरी का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसमें? 233 में। जो जिला न्यायाधीश हैं उसकी नियुक्ति किसमें? 233 में। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्र बात की जा रही है यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज की यानी यूटी की बात की जा रही है। ठीक है, तो वो किसमें? 239 में। आगे देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। जो दिल्ली है हमारा, ठीक है, उसके उसके संबंध में जो विशेष उपबंध है वो किसमें है? 239 क्या में। ठीक है, ध्यान रखेंगे दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध 239 क्या। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय इसमें 241 में। जो संघ राज्य क्षेत्र हैं यानी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए जो उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है वो 241 अनुच्छेद में की गई है। ग्राम सभा, यहाँ पे समझेंगे ग्राम सभा। देखिए
हमने अभी पढ़ा था ग्राम पंचायतों का गठन, पहले ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक। ये ग्राम पंचायतों का जो गठन हमने पढ़ा था वो पढ़ा था अनुच्छेद 40 में, माफी चाहूंगा, अनुच्छेद 40 में, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में बहुत अंतर है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो फिर अच्छे से समझेंगे ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों में अंतर क्या है, ठीक है। ग्राम पंचायत जो पंचायतों का गठन किस में है, अनुच्छेद 40 में है, और ग्राम सभा का गठन किस में, 243 क में, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, पंचायतों का गठन देखिए, इसमें 243 ख में। अगर सिर्फ आता है ग्राम सभा का गठन तो 243 क में है, पंचायतों का गठन 243 ख में है, और पंचायतों की संरचना, ठीक है, किस प्रकार उनकी संरचना होगी, 243 ग में है, ठीक है। इसको अच्छे से देखेंगे। अगर गठन की बात की जाए तो 243 ख, और संरचना की बात की जाए तो 243 ग में। आगे देखते हैं, पंचायतों में स्थानों का आरक्षण, जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है पंचायतों में, किसमें, 243 ग में। पंचायतों के वित्तीय मामलों में वित्त आयोग गठित करने की अगर बात की जाए कि पंचायतों के वित्त आयोग का गठन, किसका, वित्त आयोग का गठन किसमें है, 243 झ में है। आगे देखेंगे, पंचायतों के लिए निर्वाचन, जो पंचायतों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था है वो 243 ट में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे नगर पालिका ये नगर पालिकाओं का गठन 243 थ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो नगर पालिकाएं हैं उसका गठन कौन से अनुच्छेद में है, 243 थ में, ठीक है। आगे देखते हैं, नगर पालिकाओं का निर्वाचन 243 य के में है। जिला योजना की समिति 243 य घ। सहकारी समितियों का निगमन, ठीक है, यानी सहकारी समितियों का जो निगमन है वो किसमें है, 243 थ में। माफी चाहूंगा, ठीक, 243 ये है। आगे देखेंगे, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, इसको समझेंगे। देखिए, हमने पढ़ा था जो है 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं, ठीक है। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो शक्तियां हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है, और राज्य सूची में जो शक्तियां हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होता है, और समवर्ती सूची में दोनों के पास होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझेंगे कि संसद को एक शक्ति दी गई है, क्या, कि राज्य सूची के विषय में, यानी राज्य सूची जो है उसके विषय में अगर संसद को लगता है कि राष्ट्र के हित में कोई कानून बनाना है तो ये संसद को एक शक्ति दी गई है कि वो राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, लेकिन कब, राष्ट्र हित में। तो संसद की शक्ति, अगर प्रश्न इस प्रकार पूछे कि संसद की शक्ति राज्य सूची के विषय में संबंध बनाने की कौन से अनुच्छेद में है, 249 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है कई बार, ठीक है। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय करार को समझेंगे, मान लीजिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात की जा रही है कि किसी देश के साथ हमने कोई करार किया है, ठीक है, या कोई ट्रीटी करी है, ठीक, कोई संधि करी है, तो उसके संबंध में जो प्रावधान है वो किसमें है, अनुच्छेद 253 में, ठीक। अंतर्राज्यीय नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। देखिए, मान लीजिए कि देश के अंदर कई राज्य हैं, कई राज्यों के बीच में मान लीजिए किसी की बाउंड्री में कोई नदी है, ठीक है, या कोई जल संबंधी विवाद है, ठीक है, उसको निपटाने के लिए, उसके न्याय के निर्णय के लिए, यानी राज्यों के बीचों की बात की जा रही है, अंतर्राज्यीय नदियों की बात की जा रही है, वो किसमें है, अनुच्छेद 262 में है, ठीक है। अगर इस प्रकार प्रश्न ये आता है कि अंतर्राज्यीय नदियों या नदी संबंधी जो जल संबंधी विवाद है उसके निर्णय के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो कौन से अनुच्छेद में किए गए हैं, 262 में किए गए हैं, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ये आ चुका है कई बार, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे किसमें, 262 में। अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है
243, माफी चाहूंगा 263, ठीक है। यानी अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अंतर्राज्य परिषद मतलब जो राज्यों के बीच में जो परिषद बनेंगी, ठीक है, किसी भी चीज के निर्णय के लिए, वो किसमें, अनुच्छेद 263 में। ये दो चीजें इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर नदियों की बात की जाए, अंतर्राज्यीय नदियों या उससे जल संबंधी जो विवाद है उसकी बात की जाए तो 262 में। अगर और कोई विवाद है, ठीक है, और किसी चीज के संबंध में विवाद चल रहा है राज्यों के बीचों में, तो वो किसमें आता है, अनुच्छेद 263 में। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए, भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा के बारे में प्रावधान। देखिए, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, संचित निधि की बात की जा रही है, यानी इसे बोलते हैं कंसोलिडेट फंड। अगर संचित निधि की बात की जाए तो वो कौन से अनुच्छेद में, 266 में, ठीक है। तो भारत या राज्यों के लिए कंसोलिडेट फंड बनाया जाता है, ठीक है, यानी संचित निधि बनाई जाती है, रखी जाती है, वो कौन से अनुच्छेद में है, 266 में। और बात की जाए आकस्मिकता निधि यानी कंटीजेंसी फंड, यानी मान लीजिए कोई ऐसी कोई दुर्घटना हो गई या कोई ऐसी चीज जो हो गई है देश के अंदर कि अब एक आकस्मिक निधि बनाई जाएगी, ठीक है, फंड बनाया जाएगा, तो उसको वो कौन से अनुच्छेद में, 267 में। तो सीधा सीधा प्रश्न ये बनता है कि आकस्मिक निधि या कंटीजेंसी फंड कौन से अनुच्छेद में, 267 में, और संचित निधि यानी कंसोलिडेट फंड कौन से में, 266 में। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, 266, 267। 266 में क्या है, संचित निधि, 267 में क्या है, आकस्मिकता निधि। आगे देखेंगे, वित्त आयोग, ठीक है, 280, ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही वित्त आयोग की। देखिए, यहाँ पे थोड़ा समझेंगे, एक होता है वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। अभी विधेयक और कानून में क्या, विधेयक और आयोग में क्या अंतर है, ये समझेंगे। देखिए, वित्त विधेयक है 117 में, इसमें 117 अनुच्छेद में वित्त विधेयक आता है, जबकि वित्त आयोग आता है 280 में। तो विधेयक का मतलब होता है कि अगर आपको कोई रॉ कानून है उसको बनाना है, ठीक है, तो वो होगा 117 में। यहाँ पे आयोग की बात की जा रही है, आयोग मतलब कमीशन, यानी एक समिति टाइप की बनाई जाएगी जिसमें कई सदस्य होंगे। तो वित्त आयोग किस में आता है, 280 में आता है, जबकि वित्त विधेयक 117 में आता है। देखिए, एग्जाम में ये दोनों चीज़ें कंफ्यूज करती है कई बार, जो है हम जो है ऊपर ऊपर देख लेते हैं। अगर वित्त विधेयक आया, विधेयक देखेंगे, वित्त विधेयक अगर एग्जाम में आता है तो 117 में है, और अगर वित्त आयोग की बात की जाएगी, आयोग की, तो वो 280 में। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 300 कै, ठीक है, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। इसको समझेंगे। यहाँ पे संपत्ति का अधिकार हमने पढ़ा था मूल अधिकार में, ठीक है, पहले 7 अधिकार थे, ठीक है, जिसमें से एक था संपत्ति का अधिकार, था संपत्ति का अधिकार। अब उसको जो है 46वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया मूल अधिकार से, ठीक है, मूल अधिकार से हटा के उसे यहाँ जोड़ा गया, किसमें, अनुच्छेद 300 कै में। तो जो संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, नागरिकों का, वो किस में जोड़ा गया, 300 कै में जोड़ा गया है। ध्यान रखेंगे, अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, अब संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, यानी 300 कै में जोड़ दिया गया उसको। अब वो मूल अधिकार नहीं है, ठीक है, अब वो कानूनी अधिकार है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अखिल भारतीय सेवाएं 312। देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे कि आपने सुना है आईएएस है, आईएफएस है, आईपीएस है, ये सारी क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं। अगर इसी प्रकार की कोई सेवाएं और सृजन करनी है तो संसद के पास ये अधिकार है कि वो इसी प्रकार की जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका सृजन कर सकती है, ठीक है। उसका प्रोसेस क्या है वो आगे पढ़ेंगे। तो अखिल भारतीय सेवाएं सृजन करने का जो संसद के पास अधिकार है वो किस में है, अनुच्छेद 312 में। बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें अनुच्छेद 312 में। आगे देखेंगे, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ठीक है। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, आपने देखा होगा तो पीसीएस होता है या फिर यूपीएससी होता है, उसका जो जो आयोग बनता है उसके लिए, वो किसमें, अनुच्छेद 315 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग। सीधा सीधा यहाँ पे बोला जाएगा, प्रश्न ये पूछा जाएगा, निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद में, 324 में। निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद में, 324 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। यानी वयस्क मताधिकार मतलब हमारे जो वयस्क मताधिकार माना गया है वो 18 की उम्र से अबव माना गया, यानी ऊपर माना गया है।
तो लोकसभा में और राज्य की विधानसभा में जो निर्वाचन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? 326 में। बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। लोकसभा का भी अगर निर्वाचन होगा और राज्य की विधानसभा का भी अगर निर्वाचन होगा, किस आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो ये किसमें? अनुच्छेद 326 में। आगे देखेंगे, लोकसभा में बहुत ध्यान रखेंगे, देखिए लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए सीटों का जो आरक्षण है, यानी कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो किसमें की गई? अनुच्छेद 330 में। बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो प्रश्न अगर ये आता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की आरक्षण की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 330 में की गई है, ठीक है। आगे देखेंगे, लोकसभा में आंग्ल भारतीय, तो एंग्लो इंडियन है उनकी बात की जा रही है, आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, यानी कि लोकसभा में पहले ये व्यवस्था की गई थी कि लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय उनके लिए कुछ सीट जो है आरक्षित की जाती थी, ठीक है। ये कौन से अनुच्छेद में था? 331 में। लेकिन अब 104वें संविधान संशोधन के द्वारा को जो है निष्प्रभावी कर दिया गया है, यानी कि अब ये आरक्षण खत्म कर दिया गया है, ठीक है। कौन से अनुच्छेद के, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 104वें। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि जो आंग्ल भारतीयों के लिए प्रतिनिधित्व का जो आरक्षण जो व्यवस्था की गई थी अनुच्छेद 331 में, अब वो समाप्त कर दी गई है। कौन से अनुच्छेद में? कौन से संविधान संशोधन से? 104वें संविधान संशोधन से अब आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। और कब की गई थी? 2019 में, ठीक है। तो अनुच्छेद भी याद रखेंगे 331, और संविधान संशोधन भी याद रखेंगे 104वां संविधान संशोधन, और कब? 2019 में, ठीक है। आगे देखेंगे, राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, देखिए अब यहाँ पे बात की जा रही है विधानसभाओं की, ठीक है, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था यहाँ पे लोकसभा के बारे में, ये लोकसभा था 330 पे, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण वो किस में था? 330 में। लेकिन ये था केंद्र में। अब हम बात कर रहे हैं कहाँ? राज्य की बात कर रहे हैं। तो राज्य में क्या होती है? विधानसभाएं होती है। प्रकार केंद्र में लोकसभा है, उसी प्रकार राज्य में विधानसभा है। विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, यानी एससी और एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण किसमें है? 332 में। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, दोनों एक साथ रखेंगे, 330 और 332, ठीक है। ये लोकसभा के लिए एससी और एसटी की सीटों का आरक्षण, और 332 ये विधानसभा में है, एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण। आगे देखते हैं, राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, फिर से वही देखिए, अभी पहले हमने पढ़ा था 331 में। 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए का जो प्रतिनिधित्व का प्रावधान था वो रखा गया था, लेकिन वो समाप्त कर दिया गया कब? 104वें संविधान संशोधन द्वारा। इसी प्रकार राज्यों के लिए भी था, किसमें? 333 में था, लेकिन राज्यों में भी अब समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन द्वारा। तो केंद्र में भी समाप्त हो चुका है, यानी लोकसभा में भी समाप्त हो चुका है, और राज्यसभा में भी यानी विधानसभा में भी समाप्त हो गया है, राज्यों में भी समाप्त हो गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में। आगे पढ़ेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एससी आयोग की बात की जा रही है। आयोग ध्यान रखेंगे बहुत, वहां पे वो सीटों का आरक्षण की बात थी, यहाँ पे आयोग की बात करी जा रही है कि जो अनुसूचित जाति है उनके जो है उनके उद्धार के लिए, उनकी जो है सफलता के लिए, आगे के लिए, उनके अन्वेषण के लिए एक आयोग बनाया जाएगा, ठीक है। कौन से अनुच्छेद में? 338 में। तो अनुसूचित जाति के लिए जो आयोग का जो प्रावधान है वो किस में है? 338 में। ध्यान रखेंगे, ये एससी के लिए है, ठीक है, बात की जा रही है एससी अनुसूचित जाति के लिए। अगर अनुसूचित जनजाति के लिए जनजाति आयोग की बात की जाए, यानी एसटी आयोग की बात की जाए, तो वो किस में है? 338 कै में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो लगातार तीनों एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ये, ठीक है। और पिछड़े वर्ग यानी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, यानी पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग किस में है? 338 कै में। तो आप इसी सीरीज में इसे याद रखेंगे, 338 में है अनुसूचित जाति आयोग, 338 कै में है अनुसूचित जनजाति आयोग, और 338 ख में है पिछड़ा वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ठीक है।
340, अनुच्छेद 340, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। यानी कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी जो दशाएं हैं उनको उनको उनकी जो है दशाएं किस प्रकार जो है उनकी दशाएं उनके अन्वेषण के लिए इसमें व्यवस्था की गई अनुच्छेद 340 में। आप ये तीनों याद रखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 338, 338 क और 338 ख, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। जो हमारे संघ की जो केंद्र की जो राजभाषा होगी, आप समझ रहे, राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी, ठीक है। और कौन सी लिपि में होगी? देवनागरी लिपि में। इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया है? 343 में किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। ये कौन से अनुच्छेद में है? 343 में। राजभाषा आयोग की व्यवस्था किसमें की गई है? 344 में। बहुत बार पूछा जा चुका है। तो राजभाषा आयोग है वो किसमें है? 344 में। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, जो प्राइमरी एजुकेशन लेवल है, ठीक है, उसमें जो है जो शिक्षा दी जाएगी वो किसमें दी जाएगी? मातृभाषा में दी जाएगी। मातृभाषा मतलब हर एक राज्य की अपनी अपनी एक मातृभाषा होगी। उसमें प्राइमरी लेवल में जो है प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा देने का जो प्रावधान किया गया है वो 350 क में है। और ये तीनों ही जो है पूछे जा चुके हैं। अनुच्छेद 343 भी पूछा जा चुका है, 344 भी पूछा जा चुका है और 350 क भी पूछा जा चुका है। बहुत अगर बात की जाए भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए के विशेष अधिकार के लिए, मान लीजिए यहाँ पे बात की जा रही है भाषाई अल्पसंख्यक, यानी कि किसी भाषा को बोलने वाले बहुत कम हैं, उनके वर्गों के जो अधिकार हैं उसके लिए किसमें व्यवस्था की गई? 350 ख। आगे देखेंगे 352, 356 और 360, ये तीनों एक साथ याद रखेंगे। 352 में पढ़ते हैं राष्ट्रीय आपात की घोषणा। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, कब लगाया जाता है? जब युद्ध हो, या मान लीजिए किसी भारी देश ने हमारे देश के ऊपर युद्ध कर दिया, या बाह्य आक्रमण युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, या सशस्त्र विद्रोह हो गया, यानी देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो गया, तब जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। कब और कौन से अनुच्छेद में? 352 में। तो राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में की गई है? 352 में। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में, तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं? संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने का मतलब है राज्य में जो है मान लीजिए सरकार गिर गई है या सरकार जो है राज्य को चला नहीं पा रही है, तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है, वहाँ पर राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में? 356 में, यानी कि अब राष्ट्रपति जो है उस राज्य को चलाएंगे, राष्ट्रपति के अनुसार जो है राज्य चलेगा, तब मुख्यमंत्री को जो है हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये किसमें? 356 में। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, और वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल से समझते हैं मान लीजिए कोई वित्तीय की जो है कमी हो गई है देश में, या कुछ इस प्रकार की व्यवस्था हो गई है कि जो है वित्तीय आपातकाल हो गया है देश के अंदर, तो कौन से अनुच्छेद में? 360 में। इन्हें एक साथ याद रखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 368, संविधान का संशोधन करने की शक्ति, यानी कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है संसद के पास है, और ये किस में है? अनुच्छेद 368। प्रश्न अगर इस प्रकार पूछा जाए कि संविधान के संशोधन करने की शक्ति, संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है, वो कौन से अनुच्छेद में है? 368 में, ठीक है। तो आज ये हमारा जो है पार्ट 3 खत्म हो चुका है। कल हम जो है अभी तक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उनको करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थोड़ी हेल्थ सही नहीं है, आवाज़ क्लियर आ नहीं पा रही है फिर भी, तो आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।